नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एडुटोरिया बिहार दरोगा मेंस टेस्ट सीरीज 7। इससे पहले आपको 6 टेस्ट सीरीज कंप्लीट करा दिया गया है। अगर आप वीडियो अभी तक जाकर नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं स्टडी लिंक पीडीएफ। वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको जो भी वर्तमान में एग्जाम होता है उसका ऑफिशियल पेपर वहाँ आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो आप टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जो भी विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है उस प्रश्न को आपको प्रैक्टिस करने के लिए वहाँ प्रोवाइड किया जाता है। तो आइए हम लोग सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जीव विज्ञान की कौन सी शाखा कीटों के अध्ययन से संबंधित है। यानी कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन है, ओफियोलॉजी एंटोमोलॉजी, ओफियोलॉजी सांपों का अध्ययन है, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। एंथोलॉजी क्या है? फूलों का अध्ययन। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि जेडी यानी वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल का प्रतिपादन कब किया था? 1953 में, ऑप्शन नंबर ए। और इसी के लिए नोबेल पुरस्कार 1962 में दिया गया था। किस लिए? तो डीएनए की द्विकुंडलित संरचना खोज करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि सोडियम क्लोराइड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो सोडियम क्लोराइड कहने का मतलब क्या हो जाएगा? NaCl, और NaCl मतलब नमक। तो आप नमक याद रखिएगा NaCl से। यह एक सहसंयोजक यौगिक है, तो यही गलत हो जाएगा, क्योंकि नमक एक क्या है? आयनिक यौगिक है। तो अब इस तरह से याद रखते हैं कि नमक मतलब आयोडीन, और आयोडीन से याद रखिएगा आज से आयनिक यौगिक और आज से आयोडीन। हालांकि आयोडीन और सोडियम क्लोराइड में अंतर है, नमक और आयोडीन दोनों में अंतर है, लेकिन आप इस तरह से याद रख सकते हैं। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि आयोडीन कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो समुद्री घास लेमिनेरिया से प्राप्त किया जाता है। ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट, आप याद रखिएगा। और प्रश्न पूछेगा कि सोडियम क्लोराइड यानी नमक कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो समुद्र से प्राप्त किया जाता है। दोनों में अंतर है, लेकिन इस तरह से आप याद रख सकते हैं। एक कैसा यौगिक है? तो आयनिक यौगिक है। यहाँ पे दिया गया कि यह एक सहसंयोजक यौगिक है, तो गलत हो जाएगा। और सही नहीं है यही चुनना था, तो ऑप्शन नंबर ए ही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है कि इसे सामान्य नमक के रूप में जाना जाता है, तो आप जानते हैं इसके बारे में। यह एक खाद्य संरक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये भी आप जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थों कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है वसा की, हाइड्रोकार्बन की, निकोटीन की, ये इनमें सभी। तो किसकी मात्रा होती है? वसा की मात्रा होती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं और आपको कमेंट करके बताना कि निकोटीन किसमें पाया जाता है। निम्न में से कौन सा हार्मोन पौधों में फूल खिलने हेतु उत्तरदायी होता है? एथिलीन। एथिलीन फल पकाने में सहायक होता है। फल दो तरह से पकाया जाता है। एक जो फल होता है आप देखिएगा ऑटोमेटिक पेड़ में ही पककर गिरता है, तो जो पेड़ में पकता है वो किसके कारण से पकता है? एथिलीन के कारण से पकता है। किसके कारण से पकता है? एथिलीन के कारण से। तो आप ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक रूप से फल पकाने में एथिलीन का प्रयोग होता है और कृत्रिम रूप से फल पकाने में एसिटिलीन का प्रयोग होता है। यानी कच्चा फल को आप तोड़ कर लाकर घर में जो रखकर पकाते हैं उसमें एसिटिलीन का प्रयोग होता है। तो एथिलीन प्राकृतिक रूप से फल पकाने में, यानी ऑप्शन ए नहीं होगा, क्योंकि फूल खिलने हेतु उत्तरदायी फ्लोरोजेंस, फ्लोरीजेंस लिखा गया, तो ये फूल खिलाने हेतु उत्तरदायी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑक्सिन क्या करता है? वृद्धि हार्मोन है, यानी वृद्धि को नियंत्रित करता है। पौधों के वृद्धि को क्या करता है? नियंत्रित करता है। और जिब्रेलिन्स क्या करता है? ये बौना पौधे को क्या करता है? लंबा करने में सहायक है, यानी लंबाई में क्या करता है? वृद्धि करता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आहार नल एक यहाँ पे लिखा गया कि आहार नल एक लंबी नली है जो डॉट को विस्तारित है, यानी कहां से कहां तक विस्तारित है? तो मुख गुहा से गुदा तक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आहार नल एक लंबी नली है जो कहां से कहां तक मतलब विस्तारित है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। मुख गुहा से गुदा तक, यानी मुख से गुदा तक। नेक्स्ट है कि खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीभ के किस भाग में होते हैं? तो पार्श्व भाग, ऑप्शन नंबर बी। अग्र भाग में क्या होता है?
मीठा स्वाद के लिए, और अग्रभाग के किनारे जो भाग होता है, किनारे वाला भाग पे क्या होता है, तो हो जाएगा आपका खट्टा स्वाद के लिए, और पिछले भाग पे क्या होता है, कड़ा स्वाद के लिए होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को नियासिन के नाम से भी जाना जाता है? तो किस विटामिन को जाना जाता है? विटामिन B5, ऑप्शन नंबर सी। और विटामिन B2 को किस नाम से जाना जाता है? कमेंट करके बताइएगा। थायमिन के नाम से जाना जाता है। और विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है? रेक्टेनॉल। विटामिन ए रेक्टेनॉल, और विटामिन बी को थायमिन के नाम से। और विटामिन सी बहुत ही सिंपल है, कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं कि यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है तो किस रूप में जमा होती है? तो ग्लाइकोजेन के रूप में, ऑप्शन नंबर डी। जो भी शरीर में जमा होता है किस रूप में होता है? ग्लाइकोजेन के रूप में। ग्लूकोज टूटकर ग्लाइकोजेन के रूप में क्या होता है? जमा हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि मस्तिष्क की विकृतियों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, ऑप्शन नंबर डी। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ किसका पता करने में हम करते हैं? हृदय, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। और हृदय से संबंधित इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। नेक्स्ट है कि मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो किस पे आधारित था? लैंगिक जनन पर आधारित था। और मेंडल को आनुवंशिकता का पिता भी कहा जाता है। आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता? ग्रेगर जॉन मेंडल को। और इसमें जब लिया था आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था, कौन सा लिया था? मटर लिया था, मटर के पौधे। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, लैंगिक जनन पे आधारित था। सोडा वाटर एवं अन्य ठंडे पेय पदार्थों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एक कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। टार्टेरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। और एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? एसिटिक अम्ल यहाँ पे लिखा है, एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो सिरका हो जाएगा। एसिटिक अम्ल क्या हो जाएगा? सिरका। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। फिनॉल तथा फॉर्मलडेहाइड को सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो फिनॉल तथा फॉर्मलडेहाइड को सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म करने पर प्राप्त होता है बेकेलाइट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि सोल्डर निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? सोल्डर, जब कभी गए होंगे मोबाइल के दुकान पे, तो जो सोल्डिंग करता है वो जो सोल्डर होता है किससे बना होता है? सीसा एवं टिन से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि निम्न लौह तत्वों में आयरन की मात्रा के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है? तो मैग्नेटाइट में सर्वाधिक आयरन की मात्रा होता है, उसके बाद हेमेटाइट, उसके बाद लिमोनाइट और उसके बाद सिडेराइट। तो ऑप्शन नंबर बी, मैग्नेटाइट में 70 से 75% और हेमेटाइट में 60 से 65 और लिमोनाइट में 55 से 60 और सिडेराइट में 45 से 50। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है? तो ताप कैसा राशि है? अदिश है। दाब भी अदिश है। द्रव्यमान भी अदिश है। आयतन क्या है? अदिश है। तो बल यहाँ पे क्या हो जाएगा? सदिश राशि, ऑप्शन नंबर बी। सदिश कहने का मतलब दिशा और परिणाम दोनों हो, वैसा भौतिक राशि जिसमें दिशा और परिणाम दोनों हो। कपड़े साफ करने में प्रयोग में होने वाले डिटर्जेंट है, तो किसका उपयोग किया जाता है? कपड़े साफ करने में प्रयोग में होने वाले डिटर्जेंट है कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। तो ऑप्शन होगा कार्बोनेट। बाइकार्बोनेट कैसा सोडा है? तो खाने वाला सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट कपड़ा साफ करने में उपयोग होता है। दिन साफ रहने की संभावना होती है जब बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरता है। एकाएक नीचे कहने का मतलब आंधी तूफान। तो आप इस तरह से याद रख सकते, जब भी आंधी तूफान आता है तो स्लो स्लो नहीं आता, आंधी तूफान का मतलब होता है एकाएक आना। तो एकाएक नीचे गिरता है, इसका कहने का मतलब आंधी तूफान। और धीरे धीरे नीचे गिरता है, तो इसका कहने का मतलब क्या होगा? धीरे धीरे नीचे गिरना यानी बारिश का संभावना है। और धीरे धीरे ऊपर चढ़ना तो यानी मौसम साफ। जब भी मौसम साफ होता है तो हम लोग छत पे कब जाते हैं? जब मौसम साफ रहता है। तो धीरे धीरे ऊपर चढ़ना का यानी छत पे चढ़ना यानी मौसम साफ है, तो धीरे धीरे ऊपर चढ़ना, ऑप्शन नंबर सी, दिन साफ है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। संघनन क्या है? तो संघनन क्या है? तो वाष्प का द्रव में परिवर्तन। संघनन का मतलब ही होता है कि जमना। यहाँ पे संघनन का मतलब क्या होता है? जमना, यानी जो वाष्प है किसमें बदल जाना? द्रव में।
संघनित होकर, तो वाष्प का द्रव में बदलना। और यही प्रश्न पूछता है द्रव को वाष्प में बदलना क्या कहलाएगा? वाष्पीकरण। द्रव से वाष्प, वाष्पीकरण। अगला कि नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसके द्वारा की गई थी? एनरिको फर्मी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा क्या किया गया था? डायनामाइट का खोज किया गया था। मैडम क्यूरी के द्वारा रेडियम और पोलोनियम का खोज किया गया। हेनरी बैक्यूरेल के द्वारा रेडियो सक्रियता का खोज किया गया। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किस घटना से है? तो किस घटना से था? जलवायु परिवर्तन या ग्लोबल वार्मिंग। एक कब हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल? 1997 में। तो ऑप्शन नंबर सी ग्लोबल वार्मिंग। ओजोन परत का संरक्षण किससे संबंधित था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से। और कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को। इसलिए हम लोग 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट कि भीमा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा की, ऑप्शन नंबर बी। घाट प्रवाह हो जाएगा। अब घाट प्रवाह किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। और भीमा कृष्णा की सहायक नदी है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। और यहाँ पे दो प्रश्न पूछा जाएगा गोदावरी और कावेरी से। एक प्रश्न पूछा जाएगा दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, और दो प्रश्न पूछा जाएगा कि दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी को। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी को। जब प्रश्न सिर्फ पूछेगा दक्षिण की गंगा गोदावरी, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। निम्नलिखित में से किसे 5 सागरों का पतन कहा जाता है? तो मॉस्को को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। रूस का राजधानी मॉस्को, ऑप्शन नंबर ए। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि धान के खेत से सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस निकलती है जो पर्यावरण हेतु खतरनाक होती है? मीथेन। और इसका सूत्र क्या होता है? CH4। नाइट्रोजन वायुमंडल में सर्वाधिक प्रतिशत किसका? नाइट्रोजन का 78%। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। अभी तुरंत आपको बताएं, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा में जल धारण क्षमता पाई जाती है? तो सर्वाधिक किसमें पाया जाता है? काली मिट्टी में। देखिएगा कि काली मिट्टी में जल्दी पानी नहीं सोखता है, तो ऑप्शन नंबर बी। जलधारण क्षमता कहने का मतलब देर तक पानी उसमें जमा रहेगा, तो काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है और इसी को कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाया जाएगा? जहाँ सर्वाधिक वर्षा होगा, और वर्षा सर्वाधिक कहाँ होगा? जो विषुवत रेखा के नजदीक होगा। क्यों? रीजन है कि जहाँ तापमान ज्यादा होगा वहाँ वर्षा अधिक होगा। तो सबसे अधिक तापमान कहाँ रहता है? विषुवत रेखा पे, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधा पड़ती है, तो जिसको हम बोलते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। टुंड्रा कहाँ पाया जाता है? जो सबसे ठंडा होता है, जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी है, तो ये जो सबसे ठंडा वाला ऊपर वाला भाग होता है वो टुंड्रा, उससे जस्ट नीचे आएगा टैगा। और शंकुधारी ये भी ठंडा वाले प्रदेशों में ही पाया जाता है। नेक्स्ट है भारत के जननांकीय इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी जाती है? तो 1921। क्यों? क्योंकि 1911 से लेकर 1921 के बीच जो भारत का जनसंख्या वृद्धि था क्या था? ऋणात्मक हुआ था, यानी कमी हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए इसे महान विभाजक के रूप में जाना जाता है। और लघु विभाजन पूछेगा तो 1951 को। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। भारत में टोटल 13 बड़े बंदरगाह हैं, 6 पूर्वी साइड और 6 पश्चिमी साइड, और 1 अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर। एन्नौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? चेन्नई में स्थित है। न्यू मंगलौर कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। कोची कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। तो आप बताइए इसमें कौन सा हो सकता है जो पूरब में स्थित है? तो कौन सा हो सकता है? एन्नौर बंदरगाह, क्योंकि कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। और दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है जो कैसा बंदरगाह? फ्री ट्रेड जोन, फ्री ट्रेड जोन के अंतर्गत आता है, ये प्रश्न पूछा जाएगा। और कांडला बंदरगाह इसी का नाम है, लेकिन वर्तमान में नाम चेंज कर क्या कर दिया गया? दीनदयाल उपाध्याय। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं है? सिपकिला है, रोहतांग भी है, बाड़ा लाचा भी है। और लेपू लेक कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में कौन नहीं है पूछा गया। निम्न में से कौन सा आग्नेय चट्टान नहीं है? लिग्नाइट,
ये नहीं है। विटुमिनस है, बेसाल्ट भी और ग्रेनाइट भी है, तो कौन नहीं पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, कुंचिकल जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर स्थित है, तो ये बराही नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप हिंद महासागर में स्थित नहीं है, हिंद महासागर में स्थित नहीं है, बोर्नियो प्रशांत महासागर में, सुमात्रा हिंद महासागर में, जावा श्रीलंका। आपको मालूम कि भारत के नीचे जो हिंद महासागर है, तो श्रीलंका क्या भारत के नीचे, सुमात्रा इंडोनेशिया का द्वीप है और जावा भी द्वीप है, ये सभी हिंद महासागर में आता है, लेकिन बोर्नियो ये किस में आता है, प्रशांत महासागर में, तो कौन नहीं है पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर ए। बोर्नियो द्वीप पे क्या हो जाएगा, बोर्नियो द्वीप पे आ जाएगा फिलीपींस हो जाएगा, और आपका जो इंडोनेशिया का मलेशिया का भाग हो जाएगा आपका, और कह सकते हैं बोर्नेई भी उसी पे है, बोर्नेई द्वीप पे ही। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल कहाँ स्थापित की गई थी, तो कलकत्ता में किया गया था, कब, 1818 में, लेकिन यह सफल नहीं रहा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और एक प्रश्न पूछा जाए, सफल जो रहा, सफल मिल जो पहली बार कहाँ खोला गया था, जो सफल रहा था, तो बंबई में 1854 में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में बुद्ध की शिक्षाओं को सूत पीटक एवं विनय पीटक में विभाजित किया गया था, तो अजातशत्रु के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में ही प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था, राजगीर में किया गया था। किस गुफा में किया गया था, सप्तपर्णी नामक गुफा में किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि मौर्य काल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था, तो भूमि कर था, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस शासक ने त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की थी, और त्रिपक्षीय संघर्ष कितना वर्षों तक चला था, 200 वर्षों तक चला था, और इसमें शामिल कौन कौन था, प्रतिहार हो जाएगा आपका, राष्ट्रकूट हो जाएगा, और आपका पाल हो जाएगा। तो प्रतिहार वंश के शासक बस्त राज के द्वारा शुरू किया गया, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर कोही नामक नवीन विभाग की स्थापना किस उद्देश्य से किया था, तो कृषि के उद्देश्य से किया था, ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक राजधानी दिल्ली से कहां लेके गया था, देवगिरी। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि तेलुगु साहित्य के प्रसिद्ध ग्रंथ विश्वविद्या की रचना किसके द्वारा की गई थी। विश्वविद्या कहने का मतलब अमुक्त माल्यद, इसका नाम क्या, अमुक्त माल्यद, अमुक्त माल्यद का ही अन्य नाम है ये। तो अमुक्त माल्यद किसके द्वारा रचना किया गया था, कृष्णदेव राय के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न पूछा जाएगा, अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे, कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। मुगल सेना ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर कब विजय प्राप्त किया, तो 1568 में, ऑप्शन नंबर सी। और हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 1576 में, ऑप्शन नंबर बी होगा, सॉरी बी कह रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर इसका आंसर जो सी होगा। और हल्दी घाटी का पूछा जाएगा तो 1576 में। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, राजनीतिक गुरु थे दादा जी कोंडदेव, और आध्यात्मिक गुरु थे रामदास, तो ऑप्शन नंबर बी जीजाबाई माता शिवाजी के। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे, तो कितने सदस्य शामिल हुए थे, 5, ऑप्शन नंबर बी। अहोम विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, गोमधर कुंवर के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और खासी विद्रोह किसके द्वारा किया गया था, राजा तीरथ सिंह के द्वारा किया गया था। ये भी प्रश्न पूछा जाता तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था, 1936 में, 1936 में। और संबंधित कौन थे, इनसे संबंधित कौन था, कमेंट करके बताइएगा। सहजानंद सरस्वती, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस समाज सेवी को भारतीय पुनर्जागरण का प्रभात नक्षत्र कहा जाता है,
तो राजा राम मोहन राय को राजा राजा को उपाधि किसने दिया? अकबर द्वितीय यानी अकबर सेकेंड ने। भारतीय पुनर्जागरण का प्रभात नक्षत्र यानी आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। स्वामी विवेकानंद शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में शामिल हुए थे, कब शामिल हुए थे? 1893 में। दयानंद सरस्वती आर्य समाज का स्थापना। इंडियन रिव्यू नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो G.A. नरेशन। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि हर्टोग समिति का संबंध किस क्षेत्र से था? तो किस क्षेत्र से? शिक्षा सुधार से। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि गांधी जी ने नमक कानून को कब तोड़ा था? तो शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को। शुरू कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को। कहां से शुरू हुआ था? साबरमती से। कहां तक चला था? दांडी तक। यह यात्रा कितनों दिनों तक चला था? 24 दिनों तक। इसमें जो डिस्टेंस तय किया गया था 385 किलोमीटर और 240 मील। किलोमीटर में देगा तो 385 किलोमीटर और मील में देगा तो 240 मील। कब से स्टार्ट हुआ था? 12 मार्च 1930 को। चला कब तक था? 5 अप्रैल 1930 तक। चला नहीं था, 6 अप्रैल 1930 तक चला था। देखिए 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था। गांधी जी दांडी पहुंचे थे 5 अप्रैल 1930 को, लेकिन नमक कानून को 6 अप्रैल 1930 को तोड़ा। यानी मुट्ठी भर नमक उठाकर नमक कानून को कब तोड़ा था? 6 अप्रैल 1930 को। तो यहां पूछा गया कि गांधी जी ने नमक कानून को कब तोड़ा था? तो आंसर होगा सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एकमात्र अंग्रेज कौन सा मिल था? वेब मिलर। निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया था? द माउंटबेटन योजना पर किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है? सत्य नहीं बोला गया तो यह सत्य नहीं है। वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। तो सत्य नहीं पूछा तो ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे प्रत्यक्ष ना होकर क्या होगा? अप्रत्यक्ष। वह बहुदलीय निकाय थी, ये भी सही है। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, ये भी सही है। नेक्स्ट है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो संविधान। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता संबंधी प्रावधान किस देश से संबंधित संविधान से लिया गया? तो ब्रिटेन से लिया गया। ऑप्शन नंबर बी। अमेरिका से क्या लिया गया? मौलिक अधिकार। कनाडा से क्या लिया गया? संघात्मक। और जर्मनी से क्या लिया गया? आपातकाल। मौलिक अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, ये सही है। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19 में, ये भी सही है। अनुच्छेद 21 के ख में 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को, तो यहाँ पे अनुच्छेद 21 के ख नहीं होगा, 21 के क होगा। 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान है और 21 संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसे जोड़ा गया था। तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा? ख नहीं होगा, 21 के क होगा। अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा का, अनुच्छेद 32 को, यानी ये भी सही है। मौलिक अधिकार में भी आता है अनुच्छेद 32। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विषय के संबंध में नीति निर्देशक तत्वों एवं मौलिक कर्तव्यों दोनों में समान रूप से प्रावधान किया गया? तो पर्यावरण का संरक्षण। ऑप्शन नंबर सी। और मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत जारी अध्यादेश संसद का सत्र प्रारंभ होने के बाद कितने समय तक प्रभावी रह सकता है? तो कितने समय तक रहता है? 6 सप्ताह तक। प्रश्न पूछेगा किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है? तो अनुच्छेद 123 के तहत। अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत है, संवैधानिक स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। और अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक। वोहरा समिति किसके अध्ययन के लिए बनाई गई थी?
तो किसके अध्ययन के लिए बनाया गया था? राजनेताओं तथा अपराधियों के साठगांठ की जांच करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी। यदि अपवादों को छोड़ दिया जाए तो भारतीय संविधान के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? 40। न्यूनतम संख्या 40 होता है। ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, इसी को हम बोलते हैं नीति आयोग, का गठन कब किया गया था? तो नीति आयोग का यहाँ फुल फॉर्म लिख दिया, तो इस सब घबराइएगा नहीं। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान यानी नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को। और 21 के स्थान पर लाया गया था? योजना आयोग के स्थान पर आया था। राज्य लोकसभा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की उनके कार्यकाल के बीच कौन हटा सकता? तो राष्ट्रपति। कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है कि प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता, तो कितने माह तक? 3 माह तक। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 17 के तहत। अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17 के तहत। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किस संविधान संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी 93वें संविधान संशोधन। और 73वां संविधान संशोधन के तहत क्या जोड़ा गया था? पंचायती राज। एक अर्थव्यवस्था की स्थिति जिसमें लंबी अवधि के लिए बहुत कम या कोई वृद्धि नहीं होती है क्या कहलाती है? कमी या कोई वृद्धि नहीं होती है यानी स्थिर रहता है, तो क्या कहलाएगा? स्थिरता। ऑप्शन नंबर ए। जनांकीय लभ्यांश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है? युवा आबादी बढ़ती है, ये सही है। कार्यशील जनसंख्या बढ़ती है, ये भी सही है। आश्रिता अनुपात बढ़ती है, ये भी सही है। उत्पादन बढ़ता है, ये भी सही है। तो यहां पे पूछा गया कि कौन सत्य नहीं है? तो युवा आबादी बढ़ती है, ये तो सही है। कार्यशील जनसंख्या बढ़ती है, ये भी सही है। आश्रिता अनुपात बढ़ती है, तो ये गलत हो जाएगा। आश्रिता कहने का मतलब है कि अगर जनसंख्या मान लीजिए कि बढ़ता है तो जनसंख्या बढ़ेगा, तो जो हम आश्रित हैं वो क्या होगा? अनुपात घटेगा, ये नहीं कि बढ़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। अनुपात बढ़ता नहीं है, घटता है। मतलब हम आश्रित क्या होंगे? कम लोगों पे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, मतलब कमेगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में आर्थिक नियोजन का प्रमुख उद्देश्य नहीं है? तो आर्थिक समृद्धि ये उद्देश्य है। रोजगार सृजन ये भी उद्देश्य है। गरीबी निवारण ये भी उद्देश्य है। सामाजिक विषमता में वृद्धि, सामाजिक विषमता में वृद्धि इसका उद्देश्य नहीं। ऑप्शन नंबर डी। पंचवर्षीय योजना के बारे में कौन असत्य है यानी गलत चुनना? प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। पंचवर्षीय योजना में भारत में ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित नहीं था, तो ये गलत हो जाएगा। हम आपको डेली बताते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोवर मॉडल पर आधारित था और द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, तो यही गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। तो इसका कहने का मतलब बाकी जो ऑप्शन 3 दिया गया सही ही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति की सर्वाधिक प्रतिशतता वाला राज्य कौन सा है? पंजाब। निम्नलिखित में से कौन भारत की महारत्न कंपनी है? तो भारत में भी वर्तमान में टोटल 11 महारत्न कंपनी है। 11वां कौन सा ये प्रश्न पूछा जाएगा? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, लेकिन इसमें पूछा गया तो IOCL। ऑप्शन नंबर सी। महारत्न कंपनी में कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे में NTPC हो गया, भेल हो गया, गेल हो गया, सेल हो गया, ये सब क्या है? महारत्न कंपनी है। डॉट के तहत संसाधनों को कुशल आवंटन प्राप्त होने की संभावना है, रिक्त स्थान को भरे।
तो पूर्ण प्रतियोगिता के तहत संसाधनों को कुशल आवंटन प्राप्त होने की संभावना है, तो क्या होगा? पूर्ण प्रतियोगिता के तहत, ऑप्शन नंबर बी। भारत में मुद्रास्फीति को किस आधार पर मापा जाता है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर मापा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। और एक किसके द्वारा जारी किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, CSO के द्वारा, सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। जब कृषि कार्य में आवश्यकता से अधिक श्रमिक कार्य करते हैं तो इस स्थिति में किस प्रकार की बेरोजगारी देखने की मिलती है? तो इसे हम बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, यानी आवश्यकता से अधिक व्यक्ति कार्य कर रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे? प्रच्छन्न बेरोजगारी। मान लीजिए काम 4 आदमी का और काम कर रहा है 10 आदमी, तो ये क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी। भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे नागरिकों को वापस लाने हेतु तो किस मिशन की शुरुआत की है? तो ऑपरेशन गंगा, ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 2022 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया? तो पद्म विभूषण से 4, पद्म भूषण से 17 और पद्म श्री से 107। तो पूछा गया पद्म विभूषण तो 4, ऑप्शन नंबर बी। कॉर्पेट नौसेना युद्ध अभ्यास 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? क्योंकि 2021 पूछा गया, तो कहाँ किया गया? तो हिंद महासागर में, ऑप्शन नंबर ए। और एक किसको बीच था? भारत और इंडोनेशिया के बीच, 37वां युद्ध अभ्यास। रेल मंत्रालय द्वारा केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो एकता नगर रेलवे स्टेशन, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 का विषय क्या था और युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। किनके जन्म दिवस पे मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। और इसका थीम क्या था? इट इज ऑल इन द माइंड, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष क्रमशः पद्म भूषण, पद्म विभूषण तथा पद्म रत्न से सम्मानित किया गया? तो पद्म भारत रत्न कब दिया गया था? 2001 में, तो सभी में 2001 है। और पद्म विभूषण कब दिया गया? तो 1999 में, तो 1999 ऑप्शन बी में भी और ऑप्शन सी में भी है। तो अब देखना पड़ेगा कि पद्म भूषण कब दिया? 1969 में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और शायद हम अभी आपको बता दिए यहाँ पे कि राष्ट्रीय युवा दिवस विवेकानंद के जन्म दिवस में मनाया जाता नहीं, राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी सरस्वती दयानंद सरस्वती जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद नहीं होगा, मिस्टेक से बोला गया, इसके लिए सॉरी। यहाँ पे होगा दयानंद सरस्वती जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। तो आप इसको एडिट कर लीजिएगा। तो सारा प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ से मैथ और रीजनिंग है, इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके बना सकते हैं। कंप्लीट आपको सोल्यूशन के साथ सारा PDF दे दिया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।